जब हम चोरी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यूजुअली एक बड़ी टीम और कॉम्प्लेक्स प्लान आता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक अकेला आदमी बिना किसी वेपन्स, बॉम्ब्स या वायलेंस के करोड़ों चुरा सकता है? शायद आप सोच रहे होंगे ये कोई फ्रॉडस्टर होगा जिसने फेक चेक बनाकर पैसे ऐंठे होंगे, लेकिन नहीं, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस टू फेस रॉबरी का केस था। और जब आप सुनेंगे कि इसने ये चोरी कैसे की, तो आप इसे हिस्ट्री की सबसे बेवकूफ़ी भरी चोरी कहेंगे। जापान ट्रस्ट बैंक की टोक्यो कोकुबुंजी ब्रांच के मैनेजर को एक स्ट्रेंज लेटर मिला। ये लेटर कुछ हाथ से लिखा हुआ था और कुछ मैगजीन से कट किए हुए वर्ड से बना हुआ था। लेटर में धमकी दी गई थी, अगर फीमेल एम्प्लॉय 3 मिलियन येन बताए हुए जगह पे नहीं छोड़ती तो बैंक को बम से उड़ा दिया जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो एक बकवास प्लान है, लेकिन नहीं, ये एक बड़े मास्टर प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। बैंक मैनेजर शीघ्र पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस ने स्पॉट पर 50 ऑफिसर्स डिप्लॉय किए, लेकिन पैसे लेने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आया। पुलिस ने इसे फेक थ्रेट समझकर इग्नोर कर दिया। ये दिसंबर का टाइम था और जापान में बोनस का सीज़न चल रहा था। बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देने के लिए बैंक से बड़े अमाउंट विड्रॉ कर रही थी। तोशिबा ने भी बैंक से 300 मिलियन येन यानी कि लगभग आज के 60 करोड़ इंडियन रुपीस अपनी फैक्ट्री में डिलीवर करने का रिक्वेस्ट किया। उस टाइम पे पैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई आर्मर्ड व्हीकल नहीं थे। वो निसान सेड्रिक कार का यूज़ करते थे, जिसमें यूजुअली 2 एम्प्लॉयज़ बैठते थे। लेकिन रिसेंट थ्रेट के चलते हुए उन्होंने 4 एम्प्लॉयज़ को ह्यूज सिक्योरिटी अपडेट, और उनके पास कोई पुलिस सिक्योरिटी भी नहीं थी। सुबह के 9:30 बजे बैंक के 4 एम्प्लॉयज़ पैसे लेकर तोशिबा फैक्ट्री के लिए निकले। जब वो फुचू प्रिजन की वॉल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे पुलिस ऑफिसर उनकी ओर आ रहा है। उस पुलिस ने कार को रोका और बताया कि बैंक को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है और मैनेजर का घर भी बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। यहाँ तक कि उनके कार के नीचे भी बॉम्ब हो सकता है। उस पुलिस ऑफिसर ने कार के नीचे चेक करना शुरू किया, तभी वहाँ से धुआं और चिंगारियाँ निकलने लगी। पुलिस ऑफिसर जोर से चिल्लाता है, कार में ब्लास्ट होने वाला है। डर के मारे सभी एम्प्लॉयज़ भाग जाते हैं, लेकिन वो जाबाज पुलिस ऑफिसर कार में बैठ के उसे एक सेफ लोकेशन पे ले जाने के लिए निकल पड़ता है। Here I come. असल में कार में कोई बॉम्ब नहीं था और वो कोई पुलिस ऑफिसर भी नहीं था। बैंक एम्प्लॉयज़ को बुरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया गया था। चोरी के बाद पुलिस को वो कार मिलती है जिसको उस चोर ने कुछ दूरी पर छोड़ा था। चोर ने पैसे दूसरे कार में ट्रांसफ़र किए थे। पुलिस को और भी कई क्लूज़ मिले, जैसे कि मोटरसाइकिल, पुलिस यूनिफॉर्म, फ्लेयर जिससे उसने बॉम्ब का इल्यूजन क्रिएट किया था। पर ये क्लूज़ उस चोर ने जानबूझकर छोड़े हुए थे ताकि पुलिस और कंफ्यूज हो जाए। ये जापान के हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन बनी, जिसमें लगभग 1,70,000 ऑफिसर शामिल हुए। पर 7 साल की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उस चोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने सबसे पहले एक 19 साल के लड़के को सस्पेक्ट माना, जो उस एरिया का रेसिडेंट था और एक गैंग से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन इंटरोगेशन के पहले ही उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। एक टैक्सी ड्राइवर को भी सस्पेक्ट बना दिया गया था, लेकिन उसका अलावाई सही पाया गया। मीडिया की फेक रिपोर्टिंग के कारण उसकी सारी लाइफ बर्बाद हो गई। 1975 में इस केस की स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस ख़त्म हो गई। इसका मतलब अगर वो चोर सामने आके बता भी देता तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकती थी, और 1988 में उसे किसी भी सिविल लायबिलिटी से फ्री कर दिया गया। लेकिन फिर भी वो चोर सामने नहीं आया।
आज तक ये पता नहीं चला कि वो अकेला काम कर रहा था या किसी बड़े गैंग का हिस्सा था। ये चोरी जापान की हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी और सबसे यूनिक चोरी है और इसे एक परफेक्ट क्राइम माना जाता है। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम तक सेफ रहिए।